तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। चैप्टर 8 चल रहा है जिसका नाम है मोशन, और हमारे सामने लिखा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज सबसे पहले इसकी स्टडी की जाएगी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी है यूनिफॉर्म मोशन की। इसके अकॉर्डिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। ये बात ध्यान रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस अगर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर, तो फिर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप पहले 5 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, अगले 5 सेकंड में भी आप 5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, उससे अगले सेकंड में भी आप 5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो दोनों तरफ चीज़ें इक्वल हैं, टाइम इंटरवल भी इक्वल है और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो हम अपने चारों ओर ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिखा है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जब सन के चारों ओर मोशन करती है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसके अलावा अपने एक्सिस पे भी जब अर्थ रोटेट करती है तो भी वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, क्योंकि हमेशा 24 घंटे में ही वो अपने पूरे एक्सिस पर घूम जाती है और हमेशा सन के चारों ओर वो 365 डेज में पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है। तो अर्थ जब सन के चारों रिवॉल्यूशन करती है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल दे देते हैं। एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, तो वो भी इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से समझ गए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और दूसरा इक्वल डिस्टेंस। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होती है तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका जस्ट अपोजिट है। अगर यूनिफॉर्म मोशन का पता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी इजीली पता लग जाएगा। तो अगले पेज पर इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसकी डेफिनेशन हमने लिख दी है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। इसको भी एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि मान लो कि पहले 5 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन अगर वो अगले 5 सेकंड में इससे अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो 7 मीटर, इससे अगले 5 सेकंड में वो जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इधर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन उधर अनइक्वल डिस्टेंस है। पहले 5 मीटर चल रहा था, फिर 7 मीटर चल रहा है, फिर 2 मीटर चल रहा है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा मोशन हम आमतौर पर देखते रहते हैं। मान लो कि आप घर से कार लेकर निकले, लेस ट्रैफिक होने की वजह से आपने कार की स्पीड बढ़ा ली और आपने कार की स्पीड को कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रैफिक लेस था। तो मान लो कि पहले 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर चले गए, उसके बाद सड़क भीड़ भाड़ से भरी हुई मिली, जाम लगा हुआ मिला, तो आपकी स्पीड घटकर 20 किलोमीटर पर आवर रह गई अगले घंटे में। तो आपका जो मोशन हो रहा है यहाँ पे वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी तो हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हमने यहाँ पर इसी एग्जांपल को लिख दिया कि मोशन ऑफ ए कार ऑन अ सिटी रोड इन अ क्राउडेड एरिया। किसी भी क्राउडेड एरिया में जो कार का मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। कभी उसकी स्पीड घट जाएगी, कभी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, दोनों इक्वल हैं,
टाइम भी इक्वल, डिस्टेंस भी इक्वल, तो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन टाइम इक्वल, डिस्टेंस अनइक्वल, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमेशा इक्वल ही रहेगा दोनों में। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब भी टाइम इक्वल रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तब भी टाइम इंटरवल इक्वल ही रहेगा, केवल ये बदलेगा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी तो यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारी बुक में टेबल 8.1 में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए। टाइम इंटरवल इधर दे रखे हैं। 9:30 पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर। ऑब्जेक्ट ए मीटर में 10 मीटर की दूरी तय करता है 9:30 पर। उसके बाद 9:45 पर 20 मीटर कवर करता है। फिर 10 AM पर 30 मीटर कवर कर रहा है। तो देखो टाइम यहाँ पे कितना बढ़ता जा रहा है। पहले 15 मिनट हुआ, फिर 15 मिनट हुआ प्लस। 30 में 15 प्लस करोगे 45 आएगा, 45 में 15 प्लस करोगे 10 आएगा। तो टाइम 15 मिनट बढ़ रहा है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। उधर डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस भी 10 मीटर बढ़ती जा रही है। पहले 10 था, अब 20 हो गया, अब 30 हो गया। तो 15 मिनट में 10 मीटर बढ़ता जा रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रही है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट ए का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट बी को देखो, 9:30 पर 12 था, अब 7 मीटर बढ़ गया, 12 + 7 19 हो जाता है, 19 हो जाता है, और 19 में 4 प्लस किया तो 23 आया। तो इसमें 7 प्लस करके 19 आया, और 7 में 4 प्लस करके 23 आया। तो यहाँ पर अनइक्वल हो रहा है। पहले 7 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पर हर बार 10 प्लस होता जा रहा है। तो इधर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, उधर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो ऑब्जेक्ट ए का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट बी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। चलिए खैर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन को मेज़र करना, जिसको हम आम भाषा में स्पीड कहते हैं। स्पीड का आप नॉर्मली इस्तेमाल देखते रहते होंगे। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इस बॉलर ने इतनी स्पीड से बॉल को थ्रो किया था, पहली बॉल इतनी स्पीड से थ्रो की, दूसरी बॉल इतनी स्पीड से थ्रो की, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा जब भी आप किसी हाईवे पर जाते हैं या किसी भी रोड पर जाते हैं तो साइड में स्पीड लिमिट लिखी हुई रहती है कि कार जो है वो इतनी स्पीड से चलेगी और बस जो है वो इतनी स्पीड से चलेगी। तो ये जो स्पीड होती है इसको क्या डेफिनेशन क्या होती है फिज़िक्स में, इसकी यूनिट्स वगैरह क्या होती है, उन सबको देख लेते हैं। चलिए खैर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो जो रेट ऑफ मोशन होता है उसको क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। ये हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी है। इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ ली थी। अब तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आ रही है वो क्या है, स्पीड है। तो स्पीड को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए हैं, जैसे कि कार, ऑन फुटर मतलब पैदल चलने वाला, एरोप्लेन और रॉकेट। ठीक है, हम ये पता करते हैं 1-1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकते हैं। अगर कार की बात की जाए तो कार जो है वो 1 घंटे में करीब 100 ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर कार जा सकती है 1 घंटे में, अगर उसको सही स्पीड से चलाया जाता है। पैदल आदमी की बात करें तो पैदल आदमी 1 घंटे में कितना जाता है, ये डिपेंड करेगा उसकी स्ट्रेंथ पर कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। तो पैदल आदमी जो है 1 घंटे में 2 से 3 किलोमीटर तक जा सकता है, या 5 से 7 किलोमीटर भी जा सकता है। तो हम ऑन एन एवरेज यहाँ पर 7 किलोमीटर लिख देते हैं 1 घंटे में। इसके बाद एरोप्लेन की बात करते हैं, तो एरोप्लेन जो है वो 1 घंटे में 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। तो हम 1500 किलोमीटर लिख देते हैं। इसके बाद हम रॉकेट की बात करते हैं, तो रॉकेट 1 घंटे में कितनी दूर जा सकता है। तो अलग अलग तरह के रॉकेट्स की स्पीड भी अलग अलग होती है। तो फिलहाल मैं जो एक रॉकेट की स्पीड यहाँ पर 5000 किलोमीटर लिख देता हूँ। 1 घंटे में 5000 किलोमीटर रॉकेट जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखिए क्या देख रहे हैं कि 1 घंटे का टाइम है, लेकिन 1 घंटे में सब अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कार जो है वो 100 किलोमीटर जा रही है, ऑन फुटर काफ़ी कम जा रहा है, सिर्फ 7 किलोमीटर, एरोप्लेन 1500 किलोमीटर जा रहा है उसी 1 घंटे में, और रॉकेट जो है वो 1 घंटे में 5000 किलोमीटर जा रहा है। तो यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वही उसकी स्पीड कहलाएगी, या वही उसका रेट ऑफ मोशन कहलाएगा।
एक बार फिर से समझिए, यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी या फिर वो उसका रेट ऑफ मोशन कहलाएगा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम का मतलब 1 आवर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 सेकेंड भी हो सकता है। तो यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा वही उसकी स्पीड कहलाएगी। और स्पीड, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो कहलाएगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। लंबे समय से आप स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो होती है यूनिट। स्पीड जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, देखिए कैसे बनाएंगे स्पीड की यूनिट को। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड कहने के बजाय आप उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं ms-1, बल्कि आप ऐसे ही बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है इसको लिखने का। देखिए यहाँ पे s की पावर 1 है, जब आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो s की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड की जो यूनिट है या तो आप उसको मीटर पर सेकंड कहेंगे या फिर उसको ms-1 कहेंगे, और ये स्पीड की SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। इसके बजाय कभी कभी किलोमीटर पर आवर का इस्तेमाल भी किया जाता है, बल्कि सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने बाइक की, कार की, किसी की भी स्पीड देखी होगी तो वो किलोमीटर पर आवर में होती है। तो किलोमीटर इसमें डिस्टेंस के लिए होता है और पर आवर जो है वो किसके लिए होता है, टाइम के लिए। तो हमने समझ लिया अच्छी तरह से कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है। तो रेट ऑफ मोशन को पहली बात तो स्पीड कहते हैं, और स्पीड की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको कहा जाएगा स्पीड। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है और ये होती है स्पीड की यूनिट, या तो मीटर पर सेकंड बोलिए या फिर ms-1 बोलिए। किलोमीटर पर आवर SI यूनिट नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिलहाल फिजिक्स में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम SI यूनिट का ही इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज़ की जाएगी। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, ms-1 या फिर मीटर पर सेकंड। स्पीड को समझ लेने के बाद अब आती है बारी एवरेज स्पीड की। तो अगले पेज पर उसको समझते हैं। तो अगले पेज पर हमने एवरेज स्पीड के बारे में लिख दिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एवरेज स्पीड की ज़रूरत पड़ती क्यों है। देखिए ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चलता रहे। जो कॉमन केसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में ज़रूरत पड़ती है किसकी, एवरेज स्पीड। मान लो कि कोई ट्रेन ही है, ट्रेन लगातार एक ही स्पीड से चलती नहीं रह सकती। क्या होता है कि जब स्टेशन आता है तो ट्रेन स्लो हो जाती है, स्टेशन से जब चलना शुरू करती है तो पहले स्लो होती है, फिर फास्ट हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी कार की बात करें, कार घर से निकली, लेस ट्रैफिक था तो कार की स्पीड बढ़ गई, फिर ट्रैफिक बढ़ गया तो कार की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो स्पीड कभी घटती है कभी बढ़ती है। ऐसे केस में ज़रूरत पड़ती है एवरेज स्पीड की। जैसे आप लोगों ने बुलेट ट्रेन की स्पीड के बारे में पढ़ा होगा कि जापान में एक बुलेट ट्रेन चलती है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुलेट ट्रेन हमेशा ही 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहेगी। उस बुलेट ट्रेन की स्पीड जो है, अगर एवरेज स्पीड निकाली जाएगी तो वो 300 से 350 किलोमीटर पर आवर आएगी। क्योंकि बुलेट ट्रेन स्टेशन आएगा तो स्पीड उसको कम करनी पड़ेगी, फिर बढ़ानी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से ट्रैवल नहीं करता रह सकता। कभी उसकी स्पीड कम होती है, कभी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में हमें एवरेज स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको देख लेते हैं। तो ये एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है कि एवरेज स्पीड इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का टोटल टाइम के साथ जो रेशो होता है उसी को एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन।
तो अगर आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड रेशो होती है किसका, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड एक रेशो होती है। रेशो इस तरह से लिखा जाता है हमेशा अपॉन में, पी अपॉन क्यू फॉर्म में रेशो को लिखा जाता है। तो किस चीज़ का रेशो होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन का, यहाँ पे ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया। यूनिट सेम रहती है, जो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, वही यूनिट किसकी होगी, एवरेज स्पीड की होगी। लेकिन यह है कि शॉर्ट में स्पीड का जो फार्मूला होता है, अभी अभी हमने जो स्पीड का फार्मूला बनाया था वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फार्मूला था। इस फार्मूले को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देनी हो तो कैसे देंगे, स्पीड को अब हम v लिखेंगे। अब तक आप s लिखते आए होंगे, लेकिन अब आप स्पीड को v लिखेंगे। अब आप डिस्टेंस को s लिखेंगे और टाइम को लिखेंगे स्मॉल t। तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है फार्मूले की। और फिजिक्स में हम ज़्यादातर फार्मूले सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखेंगे। स्पीड की जगह v लिखेंगे, डिस्टेंस की जगह s लिखेंगे और टाइम की जगह t लिखेंगे। एक बार अपनी बुक में देख लीजिए कि ये सब चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। नीचे एवरेज स्पीड है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। और ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्पीड के फॉर्मूले को में बताने के लिए, ठीक है। और जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जब भी किसी की स्पीड बताई जाती है, मान लो कार की स्पीड बता रहे हैं तो 70 किलोमीटर पर आवर बता रहे हैं, तो इसमें हम कोई डायरेक्शन तो नहीं बता रहे हैं। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती उस क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्पीड पढ़ा है तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ी जाएंगी उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड के बारे में हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है कि यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। ये फार्मूला होता है, ये यूनिट होती है। इसके बाद हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलता रह सकता, कभी उसकी स्पीड घटती है, कभी उसकी स्पीड बढ़ती है। तो एवरेज स्पीड कैसे मिलेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करने के बाद। ये फार्मूले की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एवरेज स्पीड को समझने के बाद अब हमारे सामने उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या सवाल है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट पहले 16 मीटर जाता है 4 सेकेंड में, लेकिन अगले 16 मीटर वो जाता है 2 सेकेंड में। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालो। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसने कुल कितना टाइम लिया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पहले 16 मीटर चला था, उसके बाद फिर 16 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 16 + 16 यानी कि 32 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया, पहले 4 सेकंड लिए थे, उसके बाद 2 सेकंड लिए, तो टोटल टाइम हो गया 6 सेकंड। अब हम एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस। तो ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है 32, और टोटल टाइम कितना लिया है 6।
2 से कैंसिल हो जाएगा 16 और 3, तो ये आ जाएगा 16/3। अब 16 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 जा 15, एक बचेगा 10 बन जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, ऐसे ही चलता रहेगा। और यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, चाहे एवरेज स्पीड हो चाहे स्पीड हो, दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से एक सिंपल और आसान सा एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए खैर, तो अब समझते हैं कि अगर स्पीड को डायरेक्शन मिल जाए। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर स्पीड को डायरेक्शन दे दी जाए तो उसको फिर कहा जाता है वेलोसिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। स्पीड में अगर आप डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो नई फिजिकल क्वांटिटी तैयार होगी, जिसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वेलोसिटी की एक डेफिनेशन हमने ये लिखी कि वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनिट डायरेक्शन। कहने का मतलब वही है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। लेकिन आप इसके बजाय दूसरी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे जो मैं इसके ठीक नीचे लिखने वाला हूँ। तो ये वो दूसरी डेफिनेशन है जिसकी बात मैं कर रहा था, और यही वाली आपको इस्तेमाल करनी है। वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगा। फिर से समझिए, यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगा। ये स्पीड की डेफिनेशन से मिलता जुलता ही है। वहाँ पे ये था कि यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसको स्पीड कहेंगे। यहाँ पर क्या है कि यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो यूनिट टाइम में अगर डिस्टेंस बोला तो स्पीड हो जाएगी, और यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट बोला तो वेलोसिटी हो जाएगी। एक बार उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कहलाएगी उसकी स्पीड। और यहाँ पर क्या है, यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी कहलाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में और स्पीड में यही फ़र्क होता है कि वहाँ पे यूनिट टाइम में डिस्टेंस होगा और यहाँ पे यूनिट टाइम में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी फार्मूला और यूनिट दोनों यहाँ पर भी सेम ही हैं। वेलोसिटी को भी v से ही रिप्रेजेंट करेंगे और फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को s से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकेंड या फिर ms-1। तो वेलोसिटी के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन क्लियर कर ली है। दो डेफिनेशन हमारे पास हैं कि ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन आ जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। या फिर यूनिट टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये उसका फार्मूला होता है और ये उसकी यूनिट होती है। तो जैसे हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी होती है। उसको देखते हैं अगले पेज पर। तो एवरेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से आएगी कि एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेशो। जैसे वहाँ पे एवरेज स्पीड था वो भी एक रेशो था किसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एक रेशो है किसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट का और टोटल टाइम का। बस एक ही बदला होगा कि टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला वी एवरेज। ए वी का मतलब क्या है, एवरेज, और वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यूनिट वही रहेगी सेम, मीटर पर सेकेंड या फिर ms-1। कभी कभी एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी देख लीजिए एक बार। ये दूसरा फार्मूला भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस फाइनल वेलोसिटी जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को प्लस करके 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो भी एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट की शुरुआती वेलोसिटी। ट्रेन स्टेशन से किस वेलोसिटी से चली, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई थी, रेस्ट में थी, तो शुरू में ट्रेन की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो ऐसे केस में यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से ट्रेन जो है वो उस टाइम ट्रैवल कर रही होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी।
तो अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज स्पीड निकालने के दो फार्मूले हो गए। तो अभी हमने स्पीड और वेलोसिटी दोनों के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है। दोनों में बस एक ही शब्द का फ़र्क होता है, डिस्प्लेसमेंट का। स्पीड में यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है। तो अपनी बुक में देख लेते हैं ये सब चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं एक बार। तो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। इसके अलावा बीच में एवरेज स्पीड भी आ गया होगा कहीं, वो आप ढूंढ लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है u प्लस वी अपॉन 2, और यूनिट्स वही लिखिए मीटर पर सेकंड या फिर इस तरीके से ms-1 या फिर मीटर पर सेकंड के तरह से लिख सकते हैं। तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा है आज। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, और फिर एवरेज स्पीड आ गई थी। उसके बाद एग्जाम्पल किया हमने, उसके बाद जो है वेलोसिटी आ गई, और उसके बाद आ गई एवरेज वेलोसिटी। तो इन सब को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आगे का चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ सके, और अगले लेक्चर के लिए भी इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है ताकि अगला लेक्चर भी आप आसानी से समझ सकें। आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।